हेलो एवरीवन। मैं अभिषेक कुमार एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म पे। हमारी टीम स्टडी फंडा की तरफ से CDS 1 और FCAT 1 के स्टूडेंट्स के लिए एक फ्री सीरीज लॉन्च की गई। इस वाली वीडियो में मैं आपके साथ ज्योग्राफी की सीरीज डिस्कस कर रहा हूँ करंटली, जहाँ पे हम अभी एटमॉस्फेयर का थर्ड वीडियो डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने 4 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिए, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग उसे जाके देखें। साथ में मैं आपको हमारी टीम स्टडी फंडा की तरफ से एक स्पेशल इनिशिएटिव जो हमने लॉन्च किया है उसके बारे में भी बताना चाहता हूँ। हमने सिर्फ रुपीज 99 में एक स्पेशल बैच लॉन्च किया है। ठीक है, आप 99 देके सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको PPTs, सैम्पल क्वेश्चंस एंड वीकली डाउट सेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें सारी फैकल्टी, इंग्लिश, मैथ्स और GS की फैकल्टीज आपके साथ 1 to 1 डाउट सेशन आपके साथ आएंगे, और जूम पे या फिर किसी प्लेटफॉर्म पे आपके साथ डाउट सेशन डिस्कस किया जाएगा। तो आप चाहें तो हमारे इस इनिशिएटिव को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस वाले चैप्टर में मैं आपके साथ क्या क्या डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अबाउट एयर मास। एयर मास होता क्या है, फिर हम पढ़ेंगे फ्रंट्स के बारे में। फ्रंट्स होते क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, उनका वो टाइप कैसे फॉर्म होते हैं, उनका क्या रोल फंक्शन होता है, वो सब डिस्कस करेंगे। देन साइक्लोन्स कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले व्हाट इज साइक्लोन्स, कितने टाइप के होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है, ये सब देखेंगे। लास्ट में थंडर स्टॉर्म एंड टॉर्नेडोज देखेंगे। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं एयर मास के बारे में कि एयर मास होता क्या है। तो एयर मास की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एयर मास कैन बी डिफाइंड एज अ लार्ज एयर वॉल्यूम विद यूनिफॉर्म टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। एक बहुत बड़ा एयर वॉल्यूम विद यूनिफॉर्म टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। These masses can stretch thousands of miles horizontally over the Earth's surface and vertically from ground level to stratosphere into the atmosphere. ये तो हो गई बच्चों डेफिनेशन। ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है एयर मास। अब डेफिनेशन पढ़ के तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को कुछ खास समझ नहीं आया होगा। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जैसे ये नाम सजेस्ट कर रहा है, एयर मास मतलब एयर का एक मास। ठीक है, एयर मास बच्चों वो होता है कि किसी भी एक एरिया पे बहुत बड़ा एयर वॉल्यूम, ठीक है, किसी भी लैंड के किसी भी सरफेस पे, ठीक है, बहुत बड़ा एयर वॉल्यूम, ठीक है, जिसकी यूनिफॉर्म टेम्परेचर होगा, जिसका यूनिफॉर्म टेम्परेचर है, और ये इसका बहुत ही लार्ज वॉल्यूम है। ठीक है, इस टाइप के जो यहाँ पे आ, ये जो यहाँ पे आपका एयर जो, जस्ट अ मोमेंट, जो यहाँ पे आपका एयर जो इकट्ठा होगा या जो स्टोर होगा उसे हम एयर मास कहेंगे। समझ आया? एक और बार बताता हूँ, एयर मास क्या है। एयर मास जैसे देखो, यह आपका रशिया है, ठीक है, यहाँ पे एयर का कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट एयर का जो एक क्या कहते हैं, बड़ी सी एयर बॉडी यहाँ पे जो प्रेजेंट होगी, ठीक है, बड़ी सी एयर बॉडी जिसका टेम्परेचर यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म टेम्परेचर होगा, ठीक है, लार्ज वॉल्यूम, ये जो बड़ी सी एयर बॉडी है इसका वॉल्यूम बहुत ही लार्ज होगा, इसको हम कहेंगे एयर मास। समझ आया? एयर मास क्या होता है, किसी भी ग्राउंड पे बहुत बड़ा एयर का, ठीक है, एयर की जो एक बॉडी होती है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर यूनिफॉर्म होता है उसे हम एयर मास कहते हैं। आई होप समझ आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हाउ डू एयर मासेस फॉर्म, एयर मासेस फॉर्म कैसे होते हैं।
तो एयर मास फ्रॉम ओवर अ सोर्स रीजन दैट गिव देम यूनिफॉर्म टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। एयर मास वहां फॉर्म होते हैं जहां पे उन्हें यूनिफॉर्म टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी प्रोवाइड हो। ठीक है। इसके साथ साथ लो विंड स्पीड हो। लो विंड स्पीड होगा तो यहाँ पे जो एयर मास होगा वो यहीं पे रहेगा। अदरवाइज अगर विंड स्पीड ज्यादा होगा तो ये यहाँ से मूव करके कहीं और चला जाएगा, फिर इधर नया एयर मास आएगा। तो ये यहाँ पे तो इसका टेम्परेचर और इसकी ह्यूमिडिटी कांस्टेंट नहीं हो पाएगी। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कांस्टेंट होने के लिए क्या चाहिए कि ये जो एयर मास है इस ग्राउंड सरफेस के ऊपर काफी समय तक है। अगर ये ग्राउंड ठंडा है, काफी समय तक ये एयर मास है, तो ड्यू टू कंडक्शन प्रॉपर्टी, ड्यू टू वेरियस अदर थिंग्स, ये एयर मास भी इस जो रीजन है उसके तरह ये टेम्परेचर जैसा है वहां पे ह्यूमिडिटी है उस हिसाब की ह्यूमिडिटी ये अटेन कर लेगी। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो ये, और यहाँ पे काफी हाई विंड स्पीड है, तो जब तक बच्चों ये यहाँ पे ह्यूमिडिटी गेन करेगी, ये यहाँ पे एक्लेमेटाइज होगी बेसिकली, तब तक तो ये यहाँ से निकल जाएगी, दूसरा एयर मास आ जाएगा, है ना। सो दीज आर द रीजंस। सो व्हाइल दे स्टे स्टेशनरी ओवर अ रीजन दे एक्वायर। देखो, एयर मास उस रीजन में स्टेशनरी रहते हैं, यहाँ पे ये आते हैं, रुकते हैं थोड़े टाइम, काफी लंबे टाइम तक, यहाँ की प्रॉपर्टीज गेन करते हैं। दे अक्वायर द कंडीशंस ऑफ दैट रीजन, आइदर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, एंड दे फॉर्म अ एयर मास ओवर देयर। ठीक है। दिस इज हाउ योर एयर masses आर फॉर्म। दे कैन ऑल्सो क्लैश विद डिफरेंट एयर masses इन अदर रीजन एंड कॉज स्ट्रॉन्ग। अब ये क्या है, ये मैं आपको आगे जब हम पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। एयर मास समझ आया आपको? अगर नहीं समझ आया, अच्छा मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। अगर आपको कभी भी किसी भी पॉइंट पे डाउट हो, कोई भी टॉपिक पे डाउट हो, आप मुझको कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें। ठीक है। मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ, एक एक बच्चे को रिप्लाई दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में लिखें, आप ग्रुप में आके हमें बताएं। जब तक आप नहीं पूछेंगे तब तक मुझे कैसे पता चलेगा। और यहाँ पे मैं और मेरी टीम, हमारा पूरा प्लेटफॉर्म जो है स्टडी फंडा का, हम आपकी मदद के लिए है। ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। समझे? कमेंट सेक्शन में लिखें, मुझे बताएं, तभी तो मैं समझूंगा कि अच्छा इन बच्चों को इस पॉइंट पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्रंट्स। अब फ्रंट्स क्या होते हैं? फ्रंट्स होते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको आसान भाषा में बता दूंगा कि फ्रंट्स होता है क्या। इट इज एन इंक्लाइंड जोन अलोंग विच टू अपोजिंग एयर masses having contrasting characteristics in terms of air temperature, density, pressure converge together। सिंपल भाषा में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि दो डिफरेंट एयर masses with contrasting property, इनकी प्रॉपर्टीज आर विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से ये एकदम अलग होंगे, अपोजिट होंगे। जब ये दोनों आपस में आमने सामने आ जाते हैं और टकराते हैं, तब जो क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं फ्रंट्स। बेसिकली बेसिकली ये जो आपके लैंड पे जो ये बॉर्डर पे फ्रंट्स नहीं होते हैं, जैसे ये कश्मीर का फ्रंट है, ठीक है, पंजाब में जो इंडिया और पाकिस्तान की फौजें आमने सामने होती हैं, वो जो फ्रंट है, या चाइनीज के साथ अभी हमारा है, क्या है, हमारे फोर्स का, हमारे लोगों का, हमारी नेशन का एक अलग क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी है, एक अलग विचारधारा, आइडियोलॉजी है। इनकी अलग है, ये हमसे लड़ना चाहते हैं, इनका जो भी है डिफरेंट है हमसे। आके एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो रखे हैं, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होता है? फ्रंट क्रिएट होता है। सेम विद एयर masses, two different air masses with contrasting property, they contrasting property in terms of temperature, humidity, density, pressure converge together, आमने सामने आके टकराते हैं, then it creates a front। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कितने टाइप के फ्रंट होते हैं? तो फ्रंट बेसिकली आपके चार टाइप के होते हैं: स्टेशनरी, वार्म, कोल्ड, ऑक्लूडेड। ठीक है। ये चार टाइप के आपके फ्रंट्स होते हैं। अब ये चार फ्रंट क्या है, मैं इसको आपको एक एक करके समझाऊंगा। ये आप डायग्राम देख सकते हैं कि ऐसे होते हैं आपके फ्रंट्स। अब ये फ्रंट क्या क्या है मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है। एक एक करके सबसे पहले डिस्कस करते हैं अबाउट स्टेशनरी फ्रंट। स्टेशनरी फ्रंट क्या है? इन दिस टाइप, टू एयर masses having contrasting physical properties rest against each other without any major movement। ठीक है। मतलब दो
अलग अलग एयर मासेस, दो, इसको आप समझ लो दो देश की फौजें, दो देश की फौजें, ठीक है। अगर आमने सामने दोनों देश की फौजें खड़ी हैं तो इनके विचारधारा, इनकी आइडियोलॉजी में डिफरेंस है। अगर नहीं होता तो ये लोग तो दोस्त होते ना, कंट्रीज फ्रेंड होते हैं। अभी इंडिया चाइना की फौज आपस में जो भिड़ी है, कहाँ पे आपके तांग से रीजन में, ठीक है, तवांग सेक्टर में, क्यों क्यों आपस में इन दोनों का क्लैश हुआ है? क्योंकि भाई दोनों की आइडियोलॉजी अलग है। हम लोग कुछ और सोचते हैं, हमारा ये एरिया है, ये सोचते हैं नहीं ये हमारा है, ये इसको लेकर रहेंगे। तो दोनों आमने सामने आके बैठे हैं। तो इस स्टेशनरी फ्रंट क्या होता है? जब दो देश की फौजें आमने सामने जाके बैठ जाएं, जब दो डिफरेंट एयर मासेस विद, मतलब डिफरेंट एयर मासेस इन द सेंस डिफरेंट, डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज, जब दोनों की अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एयर मासेस कम एंड सिट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, और कोई मेजर मूवमेंट शो ना करें, तब जो क्रिएट होगा उसे हम कहते हैं स्टेशनरी फ्रंट। ठीक है। वेदर जनरली रिमेन स्टेबल, ऐसे फ्रंट में वेदर स्टेबल होता है, बट कभी कभी बारिश भी हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है वार्म फ्रंट। वार्म फ्रंट क्या होता है? When warm air mass collides against cold air mass, it rises above the cold air mass, which is relatively heavier and denser. क्या होता है? जब यहां से, सपोज करो ये वार्म एयर मास है, ये एयर मास है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, ये है कोल्ड एयर मास जिसका टेम्परेचर कम है। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। अब जस्ट, हाँ, वार्म फ्रंट क्या होता है? जब एक वार्म एयर मास और एक कोल्ड एयर मास आमने सामने आ जाती है, अब वार्म एयर मास विल मूव टुवर्ड्स कोल्ड एयर मास। जब वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास की तरफ मूव करेगी, उसकी तरफ मूवमेंट करेगी, तो जो फ्रंट क्रिएट होगा उसे कहते हैं वार्म फ्रंट। ऐसे में क्या होता है? वार्म एयर मास जब कोल्ड एयर मास की तरफ मूव करती है, ऐसे में बच्चों होता ये है कि वार्म एयर मास, टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इसके एयर मॉलिक्यूल्स आपस में दूर दूर होंगे। ठीक है, ये हल्की होगी एज कम्पेयर टू कोल्ड एयर मास, इसके टेम्परेचर कम है, डेंस ज्यादा है, एयर मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास होंगे। तो होता यह है कि ये दोनों जब आपस में टकराते हैं, जब वार्म एयर मास और कोल्ड एयर, जब वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास की तरफ मूव करती है, इसकी तरफ मूवमेंट करती है, तो होता यह है कि ये कोल्ड एयर मास के ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है, बिकॉज कोल्ड एयर मास भारी है तो वो नीचे आएगा, वार्म एयर मास हल्की है तो ये इसको ऊपर चढ़ जाते हैं। सच टाइप ऑफ फ्रंट इज नोन एज वार्म फ्रंट। वार्म फ्रंट इज जेंटली स्लोपिंग, देख रहे हो, जेंटल स्लोप, जेंटल तरीके से ये ऊपर बढ़ती है। ठीक है, जेंटल, जेंटली स्लोपिंग फ्रंटल सरफेस along which warm and light air becomes active and aggressive and rises slowly over the cold and dense air। ठीक है, इसमें होता यह है कि वार्म एयर जो है ये बड़े आराम से, बहुत ही जेंटल तरीके से कोल्ड एयर मास के ऊपर चढ़ जाती है। वार्म फ्रंट में क्या होता है? एक वार्म एयर मास, एक कोल्ड एयर मास सामने सामने आती है। वार्म एयर मास जो होती है कोल्ड एयर मास की तरफ मूवमेंट करती है, वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास की तरफ मूवमेंट करती है। वार्म एयर मास हल्के होने की वजह से इसके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है, और ये जो चढ़ती है ये बहुत ही जेंटल जेंटल वे से इसके ऊपर मूवमेंट करता है। दैट इज योर वार्म फ्रंट। ओके, आगे डिस्कस करते हैं। अब अगला टॉपिक है कोल्ड फ्रंट। कोल्ड फ्रंट क्या होगा? जैसे मैंने आपको बताया वार्म फ्रंट, अब आप कोल्ड फ्रंट भी समझ सकते हो क्या होगा। क्या होता है? जब सेम कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास आमने सामने आई, इसमें होगा ये कोल्ड एयर मास जो है वार्म एयर मास की तरफ, जो कोल्ड वाला है ये वार्म की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करेगा। देन जो फ्रंट क्रिएट होगा उसे हम कहेंगे कोल्ड फ्रंट। क्या होता है? दिस इज फॉर्म्ड व्हेन कोल्ड एयर मास टेक्स इनिशिएट्स द मूवमेंट एंड हिट्स द वार्म एयर एंड मेक इट राइज। होता ये है कि कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास की तरफ जाती है, और ये इसको फोर्स करती है कि इसके ऊपर चढ़ जाए। चढ़ेगी वार्म एयर मास ही ऊपर, ऊपर आपके वार्म एयर मास को ही जाना होगा। क्यों? क्योंकि वार्म एयर मास हल्की है कंपेयर टू कोल्ड एयर मास, तो ये ऊपर जाएगी। लेकिन इसमें होता ये कि ये इसे फोर्स करता है। द स्लोपिंग फ्रंटल सरफेस along which cold air becomes active and aggressive in warm air territory। वही होता है। अब यहाँ पे होता यह है कि इसकी जो स्लोपिंग होती है, जैसे हमने देखा कि
वार्म फ्रंट में स्लोपिंग बड़ी जेंटल होती है, यहाँ पे उतनी जेंटल नहीं होती है। ठीक है, ये इसका डिफरेंस है। Severe storms can occur and during summer month, thunderstorms are also common in warm sector. Due to this, due to cold front, ये सारे phenomena होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है occluded front। ठीक है, when warm air mass is completely raised over the cold air mass, it is called an occluded front। मतलब जब वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास के ऊपर चढ़ जाती है, तब जो फ्रंट क्रिएट होता है उसे ऑक्लूडेड फ्रंट कहते हैं। ठीक है, जब वार्म एयर मास कोल्ड के ऊपर चढ़ जाएगी, तो जो फ्रंट क्रिएट होगा उसको ऑक्लूडेड फ्रंट कहेंगे। वेदर अलोंग दिस सेक्टर इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कोल्ड फ्रंट टाइप, वार्म फ्रंट टाइप वेदर। दे आर कॉमन इन वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप में ये काफी कॉमन है। एक और चीज, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्यू टू ऑक्लूडेड फ्रंट, इट ऑल्सो मतलब एक्ट्स एज फॉर्मेशन ऑफ मिड लैटिट्यूड साइक्लोन, या फिर टेम्परेट साइक्लोन के फॉर्मेशन में भी ऑक्लूडेड फ्रंट का हाथ होता है। क्या होता है ऑक्लूडेड फ्रंट? ऑक्लूडेड फ्रंट होता है जब वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास के ऊपर आएगी, ठीक है, तब जो फ्रंट क्रिएट होगा उसे ऑक्लूडेड फ्रंट कहेंगे। ऑक्लूडेड फ्रंट की वजह से मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं। अब ये मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स क्या है, इसको अभी मैं आगे वाली स्लाइड्स में जब साइक्लोन्स डिस्कस करूंगा तब समझाऊंगा। अभी तक के लिए आपको ये फ्रंट समझ आ गए? गुड, आगे बढ़ते हैं। अब है साइक्लोन्स के बारे में। साइक्लोन्स क्या होते हैं? साइक्लोन्स आर रैपिड इनवर्ट एयर सर्कुलेशन अराउंड लो प्रेशर एरिया। देखो, मैंने आपको बताया था कि एयर हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगा। बताया था, एयर हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगा। अब लो प्रेशर एरिया में होता यह है कि एयर जो है इसकी तरफ आता है थ्रू हाई प्रेशर एरिया। ठीक है, और तब यहाँ पे द एयर सर्कुलेट्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलेट करते हैं और सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन। थोड़ा आराम से अब मैं आपको समझाता हूँ। होता यह है कि जहाँ हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, यहाँ से एयर बाहर जाएगी, है ना। यहाँ से अगर हाई प्रेशर है तो यहाँ से एयर बाहर जाएगी, और जहाँ लो प्रेशर है वहां एयर अंदर आएगी आएगी। तो साइक्लोन जो है आपका, ये रैपिड एयर सर्कुलेशन अराउंड लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया के अराउंड जो वो एयर का ऐसे सर्कुलेशन होता है, उससे आपके साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं। इनवर्ट सर्कुलेशन ऑफ एयर अराउंड लो प्रेशर एरिया। देख रहे हैं, अंदर की तरफ एयर आ रहा है अराउंड लो प्रेशर एरिया। ठीक है, अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में साइक्लोन जो है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, ऐसे मूव करेंगे। और सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। इस चार्ट को आप लोग याद कर लो, आप लोग अपने नोट्स में लिख लो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि साइक्लोन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, और सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी साइक्लोन मतलब हाई प्रेशर एरिया। ठीक है, एंटी साइक्लोन मतलब हाई प्रेशर एरिया। साइक्लोन क्या है? लो प्रेशर एरिया है ना, जहाँ पे एयर अंदर आ रही है। तो एंटी साइक्लोन क्या हुआ? हाई प्रेशर एरिया, जहाँ से एयर बाहर जा रही है। तो ये प्रेशर कंडीशन कैसा होता है? हाई होता है ना। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज, एकदम इसका अपोजिट होगा। ये होता है साइक्लोन। क्या होता है? इनवर्ट सर्कुलेशन ऑफ एयर अराउंड लो प्रेशर एरिया, दिस इज योर साइक्लोन। ओके, साइक्लोन कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है, आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, साइक्लोन्स हमारे पास बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जिसे टेम्परेट साइक्लोन्स, मिडिल लैटिट्यूड या फिर मिड लैटिट्यूड। मैंने आपको अभी ऑक्लूडेड फ्रंट पढ़ाया था ना, उसमें मैंने आपके साथ ये मिड लैटिट्यूड या फिर मिडिल लैटिट्यूड डिस्कस किया था। सेम है, या इसे फ्रंटल साइक्लोन्स या वेव साइक्लोन्स, किसी भी नाम से कह सकते हैं, बात एक ही। ठीक है, साइक्लोन्स दो टाइप के होते हैं, ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स।
ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होता है? तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर वायलेंट स्टॉर्म्स दैट ओरिजिनेट ओवर ओशंस। इस पॉइंट को मार्क कर लेना। ये जो है ओशंस के ऊपर ही ओरिजिनेट होता है। इस पॉइंट को याद रखना। इन ट्रॉपिकल एरियाज एंड मूव ओवर टू द कोस्टल एरियाज, ब्रिंगिंग लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय वायलेंट विंड्स। मतलब ये जो वायलेंट स्टॉर्म्स हैं, जो वायलेंट स्टॉर्म्स क्रिएट होते हैं ओशंस में, देखो होता ये है, ओशन में लो प्रेशर क्रिएट होगा। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, डिटेल में बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा हमेशा की। ठीक है। अच्छा, मेरे को ना आप कमेंट सेक्शन में बताते रहना कि आपको वीडियो कैसी लगती है। ठीक है, अच्छी लगती है, कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता। ओके। एक बात बताओ, ये अर्थ है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है। आपको पता है 21 जून को सन जो है यहाँ पे होता है, डायरेक्टली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। ठीक है। उसके बाद सन आपका यहाँ से नीचे की तरफ मूव करता है। ठीक है। सितंबर 21 सितंबर को आपका सन जो है 21 सितंबर को डायरेक्टली ओवर इक्वेटर होता है। तो जो सन इतने टाइम यहाँ पे होता है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ट्रॉपिकल रीजन, तो होता ही है कि इससे ओशन वाटर जो होता है वो गर्म हो जाता है। ओशन में आपका लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। ओशन में लो प्रेशर क्रिएट होता है, सन यहाँ पे है, तो ऊपर और नीचे हाई प्रेशर क्रिएट होगा। तो होता ये है कि यहाँ हाई प्रेशर से इसकी तरफ विंड आती है और इस लो प्रेशर जोन को फिल करने की कोशिश करती है। बट हमने नॉर्मली पढ़ा क्या था, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे मूव करती है, ये पढ़ा था। लेकिन हमने एक और चीज पढ़ी थी, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स होने की वजह से जो ये विंड्स है ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ये विंड्स जो है ये डिफ्लेक्ट हो जाती है राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, कंपेयर टू योर हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आपकी राइट साइड चली जाएगी, सदर्न हेमिस्फेयर में आपकी लेफ्ट साइड चली जाएगी। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे बच्चों होता यह है कि यहाँ पे आपके ओशन में, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल के रीजन में आपका लो प्रेशर क्रिएट हो गया। अब ऊपर नीचे से विंड आएगी इसको फिल करने के लिए, क्योंकि ओशन वाटर काफी देर से काफी देर से गर्म होता है। ठीक है, कांस्टेंट यहाँ पे सन था। ठीक है, कांस्टेंट सूरज की रोशनी पड़ रही थी, ये अब गर्म हो गया, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ, इसे फिल करने के लिए ऊपर नीचे से विंड्स आई। अब यहाँ पे ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, जो सॉरी, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, ये इसको सीधा डायरेक्टली जाके फिल करने के बजाय इसकी तरफ गोल गोल घूमने लगती है। ठीक है, विंड्स जो है इसको गोल गोल इसकी तरफ घूमने लगती है, जिस वजह से ये लो प्रेशर जोन जो है ये इंटेंसिफाई हो जाता है। वेट, ये इंटेंसिफाई हो जाता है इंस्टेड ऑफ फिलिंग। हाई प्रेशर एरिया से जो आपका क्या कहता है विंड्स आ रही है, वो इसको भरने की जगह इसके चारों तरफ गोल गोल घूमने लगती है, जिस वजह से ये लो प्रेशर और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है। ठीक है, इससे आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रिएट होता है। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन आपका लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, वायलेंट विंड्स, वेरी हैवी रेनफॉल, स्टॉर्म सर्जेस, इन सब में रिजल्ट करता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा मोस्टली कि सितंबर अक्टूबर के महीने में हमेशा बे ऑफ बंगाल के रीजन में साइक्लोन आता है। वो साइक्लोन आपका वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, इस कोस्ट को हिट करता है। ये आपने सुना होगा। तो वो ट्रॉपिकल साइक्लोन है और वो ऐसे ही फॉर्म होता है। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन देखो ओरिजिनेट एंड इंटेंसिफाई ओवर वार्म ट्रॉपिकल ओशन, जैसे मैंने आपको बताया, ये ट्रॉपिकल ओशन और वार्म ट्रॉपिकल ओशन के ऊपर ओरिजिनेट होता है और इंटेंसिफाई होता है। द कंडीशंस फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर। अब कौन कौन से कंडीशन है जो जो कि जिम्मेदार है ट्रॉपिकल साइक्लोन के क्रिएट होने के, वो है आपके सामने। सबसे पहले लार्ज सी सरफेस होना चाहिए।
काफी बड़ा सी सरफेस होना चाहिए विद टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब सी टेम्परेचर शुड बी हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस। प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स का प्रेजेंस होना चाहिए। स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड, जो नीचे से ऊपर विंड जा रही है इसकी स्पीड में ज्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया होना चाहिए यहाँ पे, मतलब यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट होना चाहिए। ड्यू टू कांस्टेंट सनलाइट यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो वही लो प्रेशर होना चाहिए। अपर डाइवर्जेंस अबव सी लेवल सिस्टम, और लास्ट में अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए एट सी लेवल सिस्टम। सो दीज आर दी कंडीशंस, इन कंडीशंस को आपको बाय हार्ट याद करना है। ये कंडीशंस के ऊपर डायरेक्टली सीडीएस, सीएपीएफ, इनफैक्ट यूपीएससी सिविल सर्विसेज इन एग्जाम्स में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन से कंडीशन होते हैं जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के जिम्मेदार होते हैं। तो स्टेटमेंट वाइज में ये क्वेश्चन पूछता है। आपको समझ आया ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है? मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल रीजन में, मैं इंडियन ओशन के वो कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। बे ऑफ बंगाल के रीजन में हाई टेम्परेचर, वो काफी ज्यादा टेम्परेचर था, तो वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। अब हाई प्रेशर से विंड आएगी इसको फिल करने के लिए, लेकिन ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स वो इसको फिल नहीं कर पाएगी, बल्कि इसके अगल बगल घूमती रहेगी। अगल बगल घूमने की वजह से ये इंटेंसिफाई हो जाएगी। ठीक है, ये विंड्स जो है ये इंटेंसिफाई, ये जो लो प्रेशर जोन है ये इंटेंसिफाई हो जाएगा, उससे साइक्लोन का फॉर्मेशन हुआ। और ये इसके कुछ कंडीशंस हैं, तो इसे आप याद कर लेंगे। आगे देखते हैं आई ऑफ एन साइक्लोन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। साइक्लोन जो क्रिएट होता है उसके बीच में एक बहुत छोटा सा हाई प्रेशर जोन होता है, हाई प्रेशर एरिया होता है। ठीक है, इस हाई प्रेशर एरिया को, यहाँ का जो आपका यहाँ पे जो आपका स्काई होता है, तो ये छोटा सा एरिया होता है, इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही काम विंड होता है। ठीक है, एकदम काम विंड होता है आई के रीजन में। ठीक है, इसके इस तरफ और इसके इस तरफ आपके साइक्लोनिक विंड्स होते हैं, लेकिन आई वाला जो रीजन है ये हाई प्रेशर जोन होता है, तो यहाँ पे बहुत ही काम विंड फ्लो करती है। यहाँ पे एकदम क्लियर स्काई होता है, क्लियर स्काई, काम विंड, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ओके, आई इज एन एरिया विद काम वेदर एंड डिसेंडिंग एयर। यहाँ पे बहुत ही काम वेदर होता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लाइट विंड्स एंड क्लियर स्काई। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लाइट विंड्स एंड क्लियर स्काई। ऐसा होता है बच्चों, जब आपका जब आपका साइक्लोन ऐसे क्रिएट होता है, सपोज करो ऐसे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, लो प्रेशर जोन था ये, लो प्रेशर जोन था। अब मैं आपको बताता हूँ, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। लो प्रेशर जोन था, यहाँ पे एयर आई, एयर इसके चारों तरफ घूमने लगी। इंस्टेड ऑफ फिलिंग इट, ये इसको इंटेंसिफाई की। यहाँ पे देखो हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, अब ये आपका मूव करेगी कोस्टल रीजन में। ठीक है, यहाँ सपोज करो बे ऑफ बंगाल में क्रिएट हुआ कोस्टल रीजन। अब पहले इतना एरिया जब जाएगा, इतना एरिया जब जाएगा तो बड़ी तबाही मचाएगा, खूब बारिश लाएगा। ठीक है, जब ये एरिया पास हो जाएगा, ठीक है, ये एरिया जब वो आपका लैंडफॉल होगा साइक्लोन का, लैंडफॉल होगा, लैंडफॉल का मतलब साइक्लोन ने आपका लैंड हिट कर लिया है, अब बरसात होगी। जब ये ऐसे अपने आप को कंटिन्यूसली ये इंटेंसिफाई करता जा रहा है, यहाँ पे गया कोस्टल रीजन में, इतने एरिया ने बारिश कर दी। उसके बाद जब इतना एरिया आएगा, आप देखो इतना एरिया आएगा, यहाँ पे तो लो प्रेशर जोन है, और मैंने आपको बताया था ये हाई प्रेशर होता है, ये जोन लो प्रेशर होता है। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली हाई, वो हाई प्रेशर से विंड्स आती रहती हैं और ऊपर जाती हैं। ठीक है, तो नीचे लो प्रेशर होता है, ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट होता है। नीचे लो प्रेशर होता है, ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट होता है। यहाँ से विंड्स आती है ना इसको फुलफिल करने के लिए, तो ऊपर हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है। जब ये जोन आएगा तो यहाँ पे एकदम क्लियर स्काई होगा, कि ऐसा लगेगा कि तूफान जा चुका है, साइक्लोन जा चुका है। लेकिन जैसे ही ये जोन क्रॉस करेगा, उसके पीछे आप देखो तो इतना बड़ा साइक्लोन का हिस्सा भी है। तभी कोस्टल रीजन में जब साइक्लोन हिट करता है,
तो साइक्लोन हिट करता है, 2-3 दिन बारिश होती है, खूब ज्यादा बारिश होती है, उसके बाद जब क्लियर स्काई होता है तो मछुआरे सोचते हैं कि ये साइक्लोन जा चुका है। वो अपनी बोट लेके तैयार रहते हैं मछली पकड़ने के लिए। लेकिन जो वहाँ पे एनडीआरएफ टीम्स होती है, कोस्टल गार्ड्स होते हैं और नेवी होती है, वो मना करते हैं कि नहीं नहीं, अभी ये आपका साइक्लोन का आधा हिस्सा आना बचा है। तो वो आधा हिस्सा ऐसे आता है। इस रीजन को हम कहेंगे आई ऑफ एन साइक्लोन। क्या कहेंगे? साइक्लोन की आंख। ठीक है, चलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है। इस मैप को आप देख लेना। ठीक है, और इसमें जो जो चीजें हैं मैं अभी बताऊंगा, क्या चीजें आपको नोट डाउन करनी है। साइक्लोन है आपका, ट्रॉपिकल रीजन में आता है। अब यहाँ पे अलग अलग रीजन में इसके अलग अलग नाम। जैसे अटलांटिक ओशन में इसे हरिकेन कहा जाता है, इंडियन ओशन में इसे साइक्लोन कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विली कहा जाता है, चाइना या वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में इसे टाइफून कहा जाता है। और ये आपके नाम है। इस नाम के ऊपर डायरेक्टली CDS 2 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, प्लस EAPF आई थिंक 2021 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। उससे पहले भी 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये डायग्राम आप देख लो। आप अपने नोटबुक में ऐसे टेबल बना के रीजन और नेम करके सेव कर लो और याद करो इसे। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ लिया। अब अगला टाइप ऑफ साइक्लोन है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या मिड लैटिट्यूड साइक्लोन। मिड लैटिट्यूड मतलब ये अपर लैटिट्यूड में फॉर्म होता है। जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये आपका 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ के बीच में फॉर्म होगा। ठीक है, ये इस रीजन में आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म होता है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन आपका 30 to 60 डिग्री लैटिट्यूड के रीजन में फॉर्म होता है। अब ये फॉर्म कैसे होता है? अच्छा, मैंने अभी आपके साथ ऑक्लूडेड फ्रंट डिस्कस किया था, है ना? ऑक्लूडेड फ्रंट में मैंने आपको क्या बताया था कि जब वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास के ऊपर चढ़ जाती है, जब वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास के ऊपर चढ़ जाती है तो जो फ्रंट क्रिएट होता है उसे ऑक्लूडेड फ्रंट कहते हैं। अब ये एयर मास जो कोल्ड एयर मास के ऊपर चढ़ी है, अच्छा, अब आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग। मैंने आपको बताया था कि ट्रोपोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर में जैसे ही हम हाइट पे जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता है। बताया था, याद है? याद नहीं है तो आपको वो वीडियो देखनी होगी, दोबारा देखनी होगी। ट्रोपोस्फेयर में जैसे ही हम हाइट पे जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता है। वैसे ही जब ये वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास के ऊपर चढ़ जाएगी और ये ऊपर जाएगी, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये कंडेंस होंगे। ठीक है, और कंडेंस होंगे, बादल फॉर्म करेंगे, इंस्टेबिलिटी होगी। इंस्टेबिलिटी मतलब बादल फॉर्म होंगे। इंस्टेबिलिटी। ओहो। ठीक है, अब और देन रेन होगा, बारिश होगी। क्या होगा? ऑक्लूडेड फ्रंट क्रिएट होगा, वार्म एयर मास इसके ऊपर चढ़ेगी। मैंने बताया था कि ट्रोपोस्फेयर में जैसे ही हम हाइट पे जाते हैं आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता है। टेम्परे कोल्ड एयर मास के ऊपर वार्म एयर मास चढ़ गई, ऊपर गए, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। ये वार्म एयर मास के जो भी अंदर के एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो कंडेंस होंगे। कंडेंस होने के बाद इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन क्रिएट होगी। इंस्टेबिलिटी मतलब ये बादल के फॉर्म में होंगे एंड देन रेन होगा। ठीक है, ये ऐसे होता है। अब इस टाइप के साइक्लोन को हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं। यही होता है आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, ऐसे ही क्रिएट होता है और यही है आपका। अब ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दे आर स्टॉर्म सिस्टम emerging in mid latitude high latitude away from tropics. They are low pressure system associated with cold front, warm front and occluded front। है ना? कि या तो आपका कैसे होता है? कोल्ड वार्म,
कोल्ड एयर मास आई, कोल्ड फ्रंट क्रिएट हुआ, वार्म वार्म एयर मास इसके ऊपर चढ़ गई, ऑक्लूडेड फ्रंट क्रिएट हुआ, ऊपर गई, कंडेंस हुआ, बारिश की। वार्म एयर मास इस तरफ आई, वार्म फ्रंट क्रिएट हुआ, वार्म एयर मास इसके ऊपर चढ़ गई, ऑक्लूडेड फ्रंट क्रिएट हुआ, कंडेंस हुआ, बारिश हुआ। यही है। ठीक है। इसको हम मिड लैटिट्यूड साइक्लोन कहते हैं। फ्रंट इज स्टेशनरी। ठीक है। इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कोल्ड एयर ब्लोज फ्रॉम नॉर्थ ऑफ द फ्रंट एंड वार्म एयर ब्लोज फ्रॉम साउथ। मतलब कि अर्थ में वार्म एयर मास आपके नीचे वाले रीजन में होंगे और कोल्ड एयर मास ऊपर होंगे। डेफिनेटली ऊपर होंगे। क्यों होंगे ऊपर? क्योंकि ऊपर की तरफ टेम्परेचर कम है, पोलर रीजन है, कम है टेम्परेचर। नीचे आपका टेम्परेचर ज्यादा है ना, तो नीचे वार्म एयर मास होगा। ये ऐसे जाएगी या ये ऐसे आएगा, कोल्ड या वार्म फ्रंट क्रिएट होगा, उसके बाद ऑक्लूडेड फ्रंट होगा, कंडेंस होगा, वॉट रेनफॉल होगा। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या डिफरेंस है ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन ये है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल। और ये है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल का। ठीक है। दे मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करेगी। मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन ऐसे मूव करेगी। देखो ना आप, बे ऑफ बंगाल में क्रिएट हुआ और कोस्टल रीजन में आया। ये बे ऑफ बंगाल है, ये इंडिया का कोस्टल रीजन है। कैसे आ रही है? ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रही है, वही। और यहाँ पे आपका जो एयर मास है, ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, जो आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ट्रॉपिकल साइक्लोन हैज एन इफेक्ट ऑन कंपैरेटिवली स्मॉलर एरिया देन टेम्परेट साइक्लोन। अब मैंने आपको क्या बताया था कि एयर मास जो है, ये बहुत बड़ा एयर का एक मास है, एयर का टुकड़ा है। ये कई हजारों किलोमीटर का होता है। ये नहीं कि आपके 10 किलोमीटर के ऊपर का जो एयर सरफेस है उसे हम एयर मास कहते हैं, नहीं। ये कई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर का होता है। ठीक है। कई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर के ऊपर का जो कांस्टेंट एयर होता है उसे एयर मास कहते हैं। ठीक है। तो जब इतना बड़ा ये कोल्ड एयर मास है, इतना ही बड़ा वार्म एयर मास होगा, तो सोचो ना ये कितनी दूर तक बारिश करेगा। तो इसके कितना ज्यादा सरफेस को हिट करेगा। तो टेम्परेट एयर मास जो है, ये ज्यादा सरफेस को हिट करता है। ट्रॉपिकल कम को क्यों करता है? ट्रॉपिकल का मैंने आपको बताया कि ऐसे ये आता है आपका सी में क्रिएट होता है ना। ट्रॉपिकल साइक्लोन हमेशा सी में क्रिएट होता है। अब ये लैंड की तरफ आया, लैंडफॉल हुआ इसका। लैंडफॉल मतलब जब साइक्लोन लैंड को हिट करती है, लैंडफॉल हुआ, यहाँ पे बरसात हुआ, जितना इसका इसने मॉइस्चर इकट्ठा किया था सी में, उसने यहाँ पे रिलीज कर दिया। ये पास हुआ, इतने इसके पीछे वाले एरिया ने लैंडफॉल हुआ इसका, जितना ये इसने इकट्ठा किया था वो सब इसने रिलीज कर दिया। बात खत्म। थोड़े से एरिया में ये अपना सारा मॉइस्चर रिलीज कर देता है और खत्म। वही ये जो टेम्परेट साइक्लोन है, ये तो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर का तो इनका खुद का एयर मास होता है। तो ये इतना बड़ा एरिया हिट करेंगे, इतने बड़े एरिया में ये बरसात करेंगे, है ना। तो ये इधर का सीन है। द वेलोसिटी ऑफ विंड इन ट्रॉपिकल साइक्लोन इज मच हायर एंड मोर डैमेजिंग, एंड वेलोसिटी इज लेस हायर इज कंपैरेटिवली लोअर। अच्छा, आपने कई लोगों को ना सुना होगा, कई ऐसे जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बुद्धिजीवी लोग हैं ना, वो कहते हैं कि अरे अमेरिका में ना सिस्टम इतना अच्छा है कि वो ये बता देते हैं कि बारिश कब होगी, वो ये बता देते हैं कि ये कब होगा, वो कब होगा। और इंडिया में तो ऐसा है ही नहीं, इंडिया का तो सिस्टम बेकार है। अरे भाई, आपके अमेरिका में टेम्परेट और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रिएट होता है, हमारे यहाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रिएट होता है। हमारे यहाँ साइक्लोन की स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर की होती है, और यहाँ 30-40 किलोमीटर के रफ्तार से आपका साइक्लोन मूव करता है, या उससे भी कम। ठीक है। तो अब इतनी स्पीड में जो रेंज है, तो इतना तेज कोई भी डिवाइस नहीं है जो आपको ये बताते हैं। अमेरिका भी इंडिया में आएगा ना, तो वो भी नहीं बता पाएगा कि कब बारिश होगी, साइक्लोन की वजह से बारिश कब होगी। ठीक है। तो ऐसे बुद्धिजीवी लोगों का क्या ही कहें। ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म्स ओनली ऑन सी, मैंने बताया ये सिर्फ सी पे फॉर्म होता है। और टेम्परेट कैन फॉर्म बोथ ऑन लैंड और सी, ये तो लैंड पे भी फॉर्म होगा, सी पे भी फॉर्म होगा। ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन डजंट लास्ट फॉर मोर देन 7 डेज, और ये जो है
ये 15 से 20 दिन तक लास्ट करता है। तो ये है आपका ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बीच का डिफरेंस। अगला टॉपिक देखते हैं, थंडर स्टॉर्म्स। थंडर स्टॉर्म्स क्या है? थंडर स्टॉर्म्स आपने देखा होगा, जो नॉर्थ इंडिया बेल्ट के जो भी स्टूडेंट्स हैं, नॉर्थ इंडिया बेल्ट के, इन्होंने देखा होगा कि बरसात के दिनों, वो जब गर्मी होती है ना, कुछ दिनों तक काफी ज्यादा गर्मी होती है, तो फिर एक दिन बहुत ही तेज बरसात हो जाती है, बारिश हो जाती है ना, तो वो जो होता है वही आपका थंडर स्टॉर्म होता है, कॉज्ड बाय इंटेंस कन्वेंशन ऑन मॉइस्ट हॉट डेज। होता ये है कि जब कंटिन्यूसली आपकी क्या कहते हैं, धूप पड़ती है, तो काफी हाई कन्वेंशन, काफी हाई तरीके से ये जो नीचे के एयर पार्टिकल्स हैं ये ऊपर जाते हैं, ये बहुत स्पीड से ऊपर जाते हैं। मैंने आपको बताया जितने ऊपर ट्रोपोस्फेयर में जाएंगे इनका टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, कंडेंस होंगे, तो यहाँ पे फिर बारिश करते हैं। दैट इज योर थंडर स्टॉर्म। वेल ग्रोन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ये क्लाउड्स क्या होता है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड क्या है, जब हम अगला टॉपिक वाटर वाला पढ़ेंगे ना, तब ये आपको समझ आ जाएगा। कॉजिंग थंडर एंड लाइटनिंग, काफी ज्यादा बिजली कड़कती है और मतलब तेज बरसात होती है। व्हेन इट एक्सटेंड्स हाइट वेयर सब जीरो टेम्परेचर प्रिवेल्स, इट फॉर्म एज हेल स्टॉर्म। अच्छा, मैंने आपको बताया था ट्रोपोस्फेयर है, उसके ऊपर ट्रोपोपॉज होता है। पिच जो फर्स्ट लेक्चर है एटमॉस्फेयर का, अगर आपको याद नहीं है उसे जाके देख लो, उसमें मैंने कई सारे मैप्स भी आपके साथ शेयर किए हैं, ठीक है, तो वो जाके देखो। ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर है। अब अगर यहीं पे आपका जो ये एयर पार्टिकल ऊपर उठ के गया है, ठीक है, काफी ज्यादा हीट पड़ी, एयर हल्का हुआ, ये ऊपर उठ के गया। अब अगर यहीं पे ट्रोपोस्फेयर में रहा तब तो वो ठंडे स्टॉर्म करके वो थंडर और लाइटनिंग के साथ बारिश कर देगा। लेकिन अगर इसने ये ट्रोपोस्फेयर क्रॉस कर लिया और ट्रोपोपॉज में आ गया, ट्रोपोपॉज में मैंने आपको बताया था नेगेटिव में टेम्परेचर होता है, जब ये यहाँ आ जाएगा तो ये छोटे छोटे ओले बना लेते हैं, हिल्स कहते हैं इसे, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में इसे ओले कहते हैं कि ओला गिरा है, ओला पड़ा है, ठीक है। और फिर ओले गिरते हैं गर्मियों के टाइम में, आपने देखा होगा कि वाइट वाइट कलर के छोटे छोटे पत्थर गिरते हैं, जिसे हम हिल स्टॉर्म कहते हैं। इट इज अ ड्राफ्ट ऑफ वार्म एयर, क्लाउड्स फॉर्म बिगर एंड ग्रोज बिगर, कॉजेस प्रेसिपिटेशन, डाउन ड्राफ्ट। ये पूरा वही प्रोसेस है जो मैंने आपको समझाया कि थंडर स्टॉर्म्स आखिर में होता क्या है, ठीक है। आगे देखते हैं, टॉर्नेडोज। अब ये टॉर्नेडो क्या होता है, ये आपके बेसिकली अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में ये काफी प्रिवेलेंट है। इट फॉर्म्स ऑन लैंड, हाई विंड स्पीड होनी चाहिए, इट इज स्मॉलर देन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम। और इसका रीजन क्या है, ये फॉर्म क्यों होता है, ये अभी तक अननोन है, ठीक है। तो ये इसके कुछ कंडीशन है टॉर्नेडोज के, ये पढ़ लीजिएगा, इतना ही है। अब मुझे आप लोग बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, क्या आपको समझ आया? ऑनेस्टली बताइए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आप में से ज्यादातर का सिलेक्शन हो, ठीक है। हमारे तो यही यही हमारा एम है, यही हमारा विजन है कि हम अपना बेस्ट दे सकें, जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड है उनका सिलेक्शन हो, उनका रिटर्न क्वालिफाई, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ठीक है। कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो कैसी लगी, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट अगर आपको चाहिए कि सर आप जैसे मैं आपको बताता हूँ। मेरे को कुछ वीडियो पहले एक स्टूडेंट ने कहा था, शायद मैं सेकंड वीडियो पे कहा था कि सर आप थोड़ी ना पिक्चर्स और इन्फोग्राफिक ज़्यादा यूज़ करें, और थोड़ा अपने वीडियो को कलरफुल बनाइए, अपने पीपीटी को। तो मैंने उसका कमेंट देखा, मुझे लगा कि ये जेन्युइन कंसर्न है, मैंने अपनी पीपीटी में चेंजेस लाए। तो आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा, तो आप कमेंट करके बताइए कि अच्छा लगा सर, ये इम्प्रूवमेंट आप और करेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। तो वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। प्लस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ, जो बाकी के एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि उन्हें भी हमारे इनिशिएटिव के बारे में पता चल सके, ठीक है। बाकी आप स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको अगली जो भी
जो भी फैकल्टी है, जो भी हमारी टीम में से जो भी अगला वीडियो डलेगा चैनल पे, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उसे देख सकें। ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ें। चैनल को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा लगा। तो वीडियो अच्छी थी तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।